अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो में बात करेंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की। अब इस वीडियो में जो जो चीज़ें ऑब्वियसली कि कहते हैं किताब में नहीं लिखी हुई वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा, तो उसको नोट डाउन करती रहिएगा। तो हम बात करते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की। व्हाट इज़ द डेफिनेशन? इट इज़ बेसिकली अ माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ द एंडोथेलियम ऑफ द हार्ट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द वाल्व्स। एंड इसमें हमको ये पता होना चाहिए इससे रिस्क फैक्टर्स पढ़ने से पहले क्या कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये पता होनी चाहिए कि वो इंडिविजुअल्स जिनमें पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन होता है, PUO जिनमें होता है, उनमें जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन का, दैट इज़ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। यानी कि वो इंडिविजुअल्स जिनको फीवर ऑफ मोर देन 100.2 डिग्री सेल्सियस परसिस्ट कर रहा है फॉर ड्यूरेशन ऑफ मोर देन 3 वीक्स, एंड उन्होंने क्या कहते हैं 3 आउटडोर विजिट्स किए, यानी वो 3 दफ़ा हॉस्पिटल भी आए या वो 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में स्टे किया है इन्होंने, उनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस निकली, इन्वेस्टिगेशंस में नहीं पता चल सका कि क्यों फीवर हो रहा है। सो दैट पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है दैट इज़ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। वैसे रिस्क फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? एबनॉर्मल वैल्व्स हो, फॉर एग्जांपल प्रायर एंडोकार्डाइटिस हुआ हो, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हुई हो, माइट्रल वैल्व फोरेस, एओर्टिक और मिट्रल वेलुलर डिजीज़ हुई हो, या आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक वेल्व्स लगी हुई हो। एंड रिस्क ऑफ बैक्टीरिया के इंडिविजुअल्स में देखा जाता है, जिन इंडिविजुअल्स जो कि इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स हों, इन डिवेलिंग वीनस कैथेटर सिस्टम में लगे हो, पुअर डेंटेशन जिनकी हो, हीमोडायलिसिस जिनको, इंट्राकार्डिक डिवाइस जिनकी लगी हो, और जिनको डायबिटीज़ हुई भी हो। पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस सबसे मोस्ट कॉमन कॉज। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस में भी इसकी एक टाइप आती है स्ट्रेप्टोकोकस मिटिस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। IV ड्रग यूजर्स में याद रखना होगा स्टैफ ओरियस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, एंड स्टैफ ओरियस इज बेसिकली द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। सभी हम आगे इसकी 2 सब टाइप्स पढ़ेंगे जो हम पैथो में पढ़ चुके हैं, एक्यूट एंड सब एक्यूट। जिन इंडिविजुअल्स में प्रोस्थेटिक वेल्व्स होती हैं उनमें स्टैफ एपिडर्मिडीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज। 10% ऑफ द टाइम देयर इज ऑल्सो नो ऑर्गेनिज्म कल्चर नेगेटिव एंडोकार्डाइटिस होता है। हैकिक ग्रुप भी होती है। हैकिक ग्रुप में ये हीमोफिलियस, एक्टिनोबैक्टीरियस, कार्डियोबैक्टीरियम, ईकिनेला, किंगेला आ जाते हैं। और अलग से याद रखना होगा ब्रूसेलोसिस यानी ब्रुसेला एंड कॉक्सिएला। कॉक्सिएला दीज टू क्या कहते हैं बैक्टीरियाज, वो इंडिविजुअल्स जो कि फार्म में काम करते हैं या फार्म एनिमल्स के साथ होते हैं, फॉर एग्जांपल जो फार्मर होता है उनमें जो ब्रूसेला होता है और जो कॉक्सिएला होता है, दोज ऑर्गेनिजम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। एंड ये देखा गया है कि माइट्रल वेल्व इज द मोस्ट कॉमन वेल्व इन्वॉल्व इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एंड द सेकंड मोस्ट कॉमन वेल्व इज एओर्टिक वेल्व। एंड दोज इंडिविजुअल्स जो कि आपका IV ड्रग यूजर्स होते हैं उनमें ट्राइकस्पिड वेल्व होती है। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि वो इंडिविजुअल जो कि फार्मर्स हैं, फार्म एनिमल्स के साथ जो रहते हैं, जिनको ब्रूसेला या कॉक्सिएला की वजह से हुआ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उसमें जो मोस्ट कॉमन वेल्व होती है वो एओर्टिक वेल्व होती है। एंड उनकी ECG में हमको हार्ट ब्लॉक्स मिलते हैं। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो टाइप्स आ गई एक्यूट एंड सब एक्यूट। एक्यूट क्या है कि इसमें बेसिकली जो एंडोकार्डाइटिस हो रहा है वो एक नॉर्मल वेल्व पोरेंट इज कॉज बाय हाईली विरुलेंट ऑर्गेनिज्म, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्टैफ ओरियस ही आता है। स्टैफ ओरियस ही में याद रखना है कि दे प्रोड्यूस लार्ज डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशंस व्हिच कैन एक्सटेंड ऑन टू द कॉर्डा chordae tendineae, and their prognosis is poor. What is the definition of vegetation? Vegetation is basically the clumps of organism and the clumps of tissues फाउंड या प्रेजेंट ऑन द लेवल ऑफ हार्ट वेल्व्स। नॉर्मली इनका जो साइज होता है 3 to 5 मिलीमीटर होता है। सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस क्या होता है कि इट इज सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस यूजली क्या कहते हैं लो विरुलेंस ऑर्गेनिज्म, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विरुलेंस आ जाता है, जिसकी स्टेप मैटिस आ जाती है। और भी उन्होंने अलग से बताया में कॉक्सिएला, एंटेरोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, एंड दैट इन्वॉल्व्स द वेल्व विच इज प्रीवियसली डैमेज्ड वेल्व। वो प्रीवियसली डैमेज्ड वेल्व क्यों हो सकती है? ड्यू टू एनी वेल्वुलर डिजीज और ड्यू टू एनी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। लेस वेल्युलर डिस्ट्रक्शन होती है एंड जो वेजिटेशन में प्रोड्यूस होती हैं दे यूजली हैव ग्रेनुलेशन टिश्यू एट देयर बेसिस। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में जो मेन चीज़ याद रखनी होगी वो याद रखनी होगी कि एक्यूट की उतनी ज़्यादा या उतनी डेंजरस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन नहीं है कंपेयर टू सब एक्यूट। और वो इसलिए क्योंकि जो सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होता है, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस यूजली इनिशियली ये कहते हैं डायग्नोस नहीं होता, तो वो लेटेंट वो मतलब एक तरफ से छुप जाता है। एज रिजल्ट जब वो क्या कहते हैं सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस सडनली एकदम से अपने सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, और जब उसके सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं? जैसे फीवर, चिल्स, पटैची, न्यू मर्मर और चेंज इन मर्मर, एंड हमको एब्सेसिस मिलते हैं एकोकार्डियोग्राफी में। और हमको साथ में आपके एब्सेसिस के साथ कार्डियक या रीनल फेलियर भी मिल सकता है एक्यूट के कॉज में। अब जो सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होती है, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में इसमें लिखा हुआ भी हम देखेंगे क्लबिंग, स्प्लीनोमेगेली, ऑस्लर स्नोड्स एंड जेनवी लीजन्स, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। बेसिकली जो हमारा सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होता है उसमें भी फीवर, चिल्स, नाइट स्वेट्स, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, एनीमिया मिलता है। जो एनीमिया मिलता है दैट एनीमिया इज बेसिकली नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। एनीमिया दैट एनीमिया इज नोन एज एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। स्प्लीनोमेगेली मिलती है, क्लबिंग मिलती है। हार्ट के लेवल पे देखा जाए तो न्यू मर्मर और अ चेंज इन प्री एग्जिस्टिंग मर्मर,
कंडक्शन एब्नॉर्मेलिटीज मिल सकती हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मिल सकता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस के लिहाज से देखा जाए तो रॉड स्पॉट्स विच आर बेसिकली फाउंड एट द लेवल ऑफ रेटिना, दीज आर रेटिनल हेमरेजेस विच आर हैविंग पेल सेंटर्स। ऑस्लर नोड्स याद रखना कि दे आर पेनफुल सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स इन द पल्प ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे पल्प ऑफ द डिजिट्स में ऑस्लर नोड्स मिलते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिल सकता है और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से हमको जो एक हॉलमार्क की जो पैथोनोमिक फाइंडिंग मिलती है यूरिन में आरबीसी कास्ट मिलती हैं। ये चीज़ याद रखनी होगी, आरबीसी कास्ट आर द बेसिकली पैथोग्नोमिक फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जिस तरह एशो बॉडीज पैथोग्नोमिक थी उसके लिए, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के लिए। आर्थराइटिस भी मिल सकता है। एम्बोलिक फिनोमेना की बात की जाए, ये वेस्कुलेटिक फिनोमेना था, और एम्बोलिक फिनोमेना में बात की जाए तो इन्फाक्शन एट डिफरेंट टिश्यू साइट्स, पल्मोनरी एम्बोलाई, स्प्लिंटर हेमरेजेस मिलते हैं फिंगर नेल्स पे, एंड जेनवी लीजन्स मिलते हैं। जेनवी लीजन एंड ऑस्टर नोड्स का मेन डिफरेंस ये कि जो जेनवी लीजन्स हैं दीज आर बेसिकली पेनलेस लीजन्स एंड ऑस्टर नोड्स आर पेनफुल subcutaneous nodules. Janeway lesions are present on palms and at the level of feet, whereas oster nodes are present at the pulp of your digits. डायग्नोसिस किस तरह होती है? डायग्नोसिस से पहले, या अगर हम चले मैं पहले डायग्नोसिस बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी आती हैं। यही इसकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। अगेन 6 इन्वेस्टिगेशंस देखने को आ सकती हैं पेपर में विद देयर फाइंडिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ योर ब्लड कल्चर, क्योंकि अभी हमने देख लिया। और अभी एक चीज़ बताना भूल गया, इन सारे बैक्टीरिया के साथ साथ एक और जो इंपॉर्टेंट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, वो हाथ में आपके पास फंगाई, जो फंगाई कैन ऑल्सो कॉज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ ब्लड कल्चर फॉर अ डायग्नोसिस। ब्लड कल्चर लेने का जो तरीका है वो पता होना चाहिए। इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली हमको ये कहते हैं ट्रीट एटलीस्ट 3 to 6 सेट्स ऑफ कल्चर्स ले रहे होते हैं बिफोर कमेंसिंग एनी एंटीबायोटिक थेरेपी, एंड दीज 3 to 6 सेट कल्चर्स दे आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट साइट्स एंड दे आर आइडियली स्पेस्ड बिटवीन 1 hour। मतलब जो इनकी ये जो हम 3 से 6 कल्चर्स लेंगे, 3 से 6 ब्लड कल्चर जो लेंगे डिफरेंट साइड से, उनके दरमियान जो टाइमिंग होनी चाहिए दैट शुड बी अबाउट 1 hour या 6 hour या 12 hour। मतलब मोर देन 1 hour की टाइम होनी चाहिए, कि टाइम स्पेसिंग होनी चाहिए बिटवीन द डिफरेंट सेट्स ऑफ कल्चर्स। एंड स्ट्रिक्ट एसेप्टिंग मेजर्स ऑब्वियसली क्या कहते हैं रिक्वायर्ड होते हैं। जो हम ब्लड कल्चर्स लेते हैं उसमें जो ब्लड की अमाउंट होगी वो 10 मिलीलीटर होगी, ठीक है, तो वो अमाउंट याद रखनी होगी। उसके अलावा हम क्या कराते हैं, हम एकोकार्डियोग्राफी कराते हैं विच इज़ डन टू असेस द वेव डैमेज एंड डिटेक्टिंग एब्सेस फॉर्मेशन। 2 तरह की होती है, ट्रांस इसोफिजियल एकोकार्डियोग्राफी एंड ट्रांस थोरेसिक एकोकार्डियोग्राफी। ये चीज़ याद रखनी, जो सबसे सेंसिटिव एंड जो सबसे स्पेसिफिक एकोकार्डियोग्राफी है दैट इज़ योर ट्रांस इसोफिजियल एकोकार्डियोग्राफी। ट्रांस इसोफिजियल एकोकार्डियोग्राफी इसलिए बिकॉज जो ट्रांस इसोफिजियल एकोकार्डियोग्राफी होती है वो 1 से 1.5 मिलीमीटर की भी वेजिटेशंस को डिटेक्ट कर सकती है, वेयर जो ट्रांस थोरेसिक एकोकार्डियोग्राफी होती है दैट ओनली डिटेक्ट्स द वेजिटेशंस ऑफ 2 to 4 मिलीमीटर। तो ये चीज़ है। और अलग से इन्होंने ये बताया है कि जो ट्रांस थोरेसिक होती है वो हम जब लो क्लिनिकल सस्पिशन हो तब कराते हैं, और ट्रांस इसोफिजियल जब मॉडरेट टू हाई क्लिनिकल सस्पिशन हो, जब हाई रिस्क पेशेंट हो, या जब ट्रांस थोरेसिक नॉट डायग्नोस्टिक हो या नेगेटिव आ रही हो, तब हम ट्रांस इसोफिजियल कराते हैं। अदर टेस्ट में जो अदर इन्वेस्टिगेशन हैं उसमें सीबीसी में हमको क्या मिलेगा, सीबीसी में हमको ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी, हमको एनीमिया मिलेगा, प्लेटलेट्स नॉर्मल मिलेंगे। हम ईएसआर कराते हैं। ईएसआर के अलावा हम बेसिकली सीआरपी भी कराते हैं। सीआरपी जो है, सीआरपी को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। सीआरपी को प्रेफर किया जाता है क्योंकि सीआरपी को हम क्या कहते हैं उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो ये कि जो हमारे पास ट्रांस थोरेसिक एकोकार्डियोग्राफी है उसकी सेंसिटिविटी 65% है, वेरेस ट्रांस इसोफेजियल की मोर देन 90% सेंसिटिविटी होती है। अदर इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी, यूसीई में यूरिया क्रेटिनिन एंड क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ईएसआर यूरिन एनालिसिस एंड यूरिन कल्चर। यूरिन एनालिसिस में हमको वही हीमोचूरिया और प्रोटीनूरिया मिलेगा। हमको आरबीसी कास्ट मिल सकते हैं। प्रोटीनूरिया की वजह से हेपेटोमेगैली भी हो सकती है, जो एक रेलिवेंट फाइंडिंग हो सकती है इनकी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट की। और हम ईसीजी कराते हैं। ईसीजी में हमको क्या मिलता है, ईसीजी में हमको मिलता है कहते हैं एनी टाइप ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, और हमको ये कहते हैं चेस्ट एक्सरे पे कार्डिक फेलियर और कार्डियोमेगैली मिल सकती है। एंड एक और चीज़ जो हमको ईसीजी में मिल सकती है, जो मैं ईसीजीज पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा, ईसीजी में हमको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट में ईसीजी में हमको एट्रियल फिब्रिलेशन भी मिल सकती है। तो ये चीज़ याद रखनी होगी। तो अगर इन्वेस्टिगेशन 6 लिखने को आ जाए एग्जाम में तो हम कौन कौन सी लिख सकते हैं, ब्लड कल्चर सबसे इंपॉर्टेंट बता देना है, एटलीस्ट 3 to 6 डिफरेंट सेट्स फ्रॉम डिफरेंट साइट्स, डिफरेंट पेरिफेरल साइट्स, एंड द ब्लड क्वांटिटी शुड बी 10 मिलीलीटर। एकोकार्डियोग्राफी में 2 थी, ट्रांस थोरेसिक एंड ट्रांस इसोफिजियल। जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक है वो है ट्रांस इसोफिजियल। सीबीसी में नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया मिलेगा एंड ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी। यूसीई करा सकते हैं, यूरिन एनालिसिस, जिसमें हमको हीमोचूरिया और आरबीसी कास्ट मिलेंगे और प्रोटीनूरिया मिलेगा। ईएसआर कराएंगे, लेकिन सीआरपी भी कराएंगे मॉनिटरिंग के लिए। ईसीजी में मैंने बता दिया एवी ब्लॉक और एट्रियल फिब्रिलेशन मिल सकती है। एंड हम
चेस्ट एक्सरे कराते हैं। चेस्ट एक्सरे में लिखा हुआ नहीं है, चेस्ट एक्सरे में हमको वही कार्डियोमेगेली और कार्डिक फेलियर मिलता है। इसका डायग्नोज करने का तरीका क्या है, दैट इज़ योर मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया। जिस तरह रूमेटिक फीवर जोन्स था, अब इसका भी बता देता हूँ क्या याद रखना होगा। फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस देयर शुड बी 2 मेजर क्राइटेरिया और 1 मेजर एंड 3 माइनर और 5 माइनर क्राइटेरिया, वेयरएज फॉर पॉसिबल डायग्नोसिस देयर शुड बी 1 मेजर एंड 1 माइनर या 3 माइनर क्राइटेरिया। अब वो क्राइटेरिया में क्या याद रखना होगा, मेजर क्राइटेरिया में आपने बस याद रखना है पॉजिटिव ब्लड कल्चर। उन्होंने यहाँ पे पूरा बताया हुआ, लेकिन पूरा ना भी आया तो ये पता होना चाहिए कि हमको ब्लड कल्चर पॉजिटिव मिले, वो आते हैं मेजर क्राइटेरिया में। और एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट एज सीन थ्रू एकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स। और माइनर क्राइटेरिया में हमको क्या चीज़ याद रखनी होगी कि एक तो कोई प्री डिस्पोजिंग हार्ट लीजन या कोई प्री डिस्पोजिंग कंडीशन हो, यानी कोई प्री डिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर हो, लाइक इंट्रावीनस ड्रग यूज़र हो वो, या उसको कोई प्रोस्थेटिक वेल्व लगी हुई हो। फीवर हो, फीवर जो है दैट शुड बी मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस और इट शुड बी मोर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। साथ में कोई एम्बोलिक फिनोमेना लाइक योर जेनवी लीजन या कोई वेस्कुलेटिक फिनोमेना लाइक योर ऑस्लर नोड्स एंड रॉड स्पॉट्स। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट जो इसकी है, इन्होंने यहाँ पे क्या कहते हैं एक्यूट की बताई है, वैनकोमाइसिन प्लस जेंटामाइसिन, और प्रोस्थेटिक वाल्व्स के केस में ये सारी बताई है। तो मैं इसको उससे समझा देता हूँ, वैसे यहाँ से भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे बता देता हूँ आपकी कौन सी है, डेविडसन से बता देता हूँ, क्योंकि डेविडसन में ज़रा ज़्यादा अच्छी लिखी हुई है। बेसिकली याद रखना है कि जब भी एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है उस केस में हम वैनकोमाइसिन प्लस जेंटामाइसिन देते हैं, डोजेस की इसमें लिखी हुई, या हम जो देते हैं हम अमोक्सिसिलिन देते हैं। Amoxicillin, it should be given 2 grams IV 6 times daily. That should be given with or without gentamicin. Gentamicin की dose is 1 milligram per kg of body weight IV twice daily. अगर क्या कहते हैं amoxicillin अवेलेबल नहीं है, दैन हम क्या कराते हैं, दैन हम वही वैनकोमाइसिन जो इरफान में दी हुई, हम वैनकोमाइसिन और जेंटामाइसिन पे जाते हैं। जेंटामाइसिन की डोज इज सेम, दैट इज़ योर 1 milligram per kg ऑफ बॉडी वेट IV ट्वाइस डेली, एंड वैनकोमाइसिन की डोज इज़ 1 gram IV ट्वाइस डेली। अगर प्रोस्थेटिक वेल्व लगी हो, प्रोस्थेटिक वेल्व के केस में हम ये वाली क्या कहते हैं डोज ये वाली ट्रीटमेंट करते हैं, वैनकोमाइसिन प्लस जेंटामाइसिन प्लस राइफेम्पिसिन। वैनकोमाइसिन और जेंटामाइसिन की यही डोजेस होती हैं जो अभी मैंने बता दी हैं, 1 ग्राम IV ट्वाइस डेली एंड 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट IV ट्वाइस डेली रिस्पेक्टिवली। जो राइफेम्पिसिन होती है, राइफेम्पिसिन को हम ओरली देते हैं। राइफेम्पिसिन की जो डोज होती है दैट इज़ 300 to 600 मिलीग्राम ट्वाइस डेली। जो डोजेस याद रखनी होगी। और अलग से जो इसमें उन्होंने बताया हुआ सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में बस आपने क्या कहते हैं ये वाला जो बोल्ड में लिखा हुआ है ये याद रख लेना है कि सेफ्ट्राइजोन और हम जेंटामाइसिन देते हैं। सेफ्ट्राइजोन और जेंटामाइसिन की भी वही डोजेस हैं जो पेनिसिलिन की थी। अलग से उन्होंने ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताई हुई है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने डेविडसन में तो और ही ज़्यादा बहुत ही एक्सटेंसिव ऑर्गन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताई हुई है हर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, तो ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है वो मैं बता देता हूँ, वो ये है कि नॉर्मली ये जो ट्रीटमेंट होती है एंटीबायोटिक की वो 2 से 4 वीक्स तक की ट्रीटमेंट होती है। अगर प्रोस्थेटिक वेल्व्स हैं तो प्रोस्थेटिक वेल्व्स के केस में जो ट्रीटमेंट होती है वो हमेशा 6 वीक्स की होती है, क्योंकि ये चीज़ डेविडसन में दी हुई है कि जो नॉर्मली ट्रीटमेंट है दैट इज़ ऑफ 2 to 4 वीक्स या 4 वीक्स 2 वीक्स। लेकिन जब भी प्रोस्थेटिक वेल्व आ रही है तो सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आया हुआ है, लेकिन जब भी प्रोस्थेटिक वेल्व आ रही है तो हम 6 वीक्स की ट्रीटमेंट देते हैं। एंड अगर तो मेडिकली ट्रीटमेंट ना हो पाए, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो, करेक्ट सिर्फ वो करेक्ट ना हो सके, दैन हम सर्जिकल इंडिकेशंस पे आते हैं। सर्जिकल इंडिकेशंस हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? जो सर्जिकल इंडिकेशन है वो हमारे पास आ जाती हैं कि अगर तो फेलियर ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी हो, प्रोस्थेटिक वेल्व ना ट्रीट हो पा रही हो एंटीबायोटिक से, लार्ज एब्सेस फॉर्मेशन हो गई हो, फंगल एंडोकार्डाइटिस हो गई हो, रिकरेंट एम्बोलाई हो रहा हो, लार्ज वेजिटेशंस हो, या क्या कहते हैं हार्ट फेलियर हो रहा हो ड्यू टू वेल्व डैमेज। लास्टली है आपका एंडोकार्डाइटिस का प्रोफाइलैक्सिस। जो प्रोफाइलैक्सिस है अगर तो किसी ने याद करना है तो वो कर सकता है, गो फॉर इट, वरना ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है बिकॉज नाउ ऑन द एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस इज़ नो लॉन्गर रूटीनली गिवन टू पीपल एट रिस्क फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। जो बहुत ही हाईएस्ट रिस्क का होता है उसमें भी सिर्फ कंसिडर किया जाता है यूजली। आजकल अब रूटीन में प्रोफाइलैक्सिस देना छोड़ दिया है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। आई होप इजीली समझ में आ गया हो और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप लोगों ने नोट डाउन कर ली हो। थैंक यू।